हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हैं। इतना ही नहीं, सभी राजनीतिक दलों से टिकट के दावेदार भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी संग्राम में उतर चुके हैं। टिकट किसको मिलती है ये आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ है सफीदो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट के दावेदार विजयपाल सिंह एडवोकेट। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप टिकट की दावेदारी यहाँ से कर रहे हैं, सफीदो विधानसभा क्षेत्र से राजनीति में आना आपका हुआ, तो ऐसी कौन सी प्रेरणा रही जिसने आपको प्रेरित किया कि हाँ मुझे राजनीति में आना चाहिए? आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? कि मैं जब 11 साल का था जी, उस समय मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संसेवक बना जी, और भारत बांग्लादेश की लड़ाई थी और डीन जंक्शन पे हम रहते थे। वहां से सेवा का अवसर मिला फौजी भाइयों का, वहां से प्रेरणा मिलकर मैं संघ से जुड़ा और उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। उस समय मैं गवर्नमेंट कॉलेज सफीदो का स्टूडेंट यूनियन का फर्स्ट प्रेसिडेंट था, छात्र संघ। और बीजेपी में 1980 से हूं, 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी बनी थी और बीजेपी में युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, आजकल मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूं, अनेक पदों पर काम करने का लगातार अवसर मिला। और इस दौरान छात्र जीवन के साथ साथ मैं एडवोकेट हूं बाय प्रोफेशन, तो 3 बार वकीलों का भी प्रधान रहा। काफी समय से एक्चुअली मैं राजनीति के साथ साथ सेवा भाव शुरू से था और उस सेवा भाव का एक परिणाम था कि समाज में मेरी एक्सेप्टेबिलिटी बनी और लोगों ने कास्ट से ऊपर उठकर मुझे नेता माना। नगर पालिका का चेयरमैन हो या कोई भी चुनाव हो या किसी भी कार्यक्रम के अंदर हमारी भागीदारी हो, तो जिसको कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं मैं 36 बिरादरी का नेता हूं, मैं 36 बिरादरी का सेवक हूं और 36 बिरादरी ने मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है। विजयपाल जी, हम सामाजिक प्राणी, सबसे पहले राजनीति में आकर आपको कैसा लगता है कि हाँ अगर मैं राजनीति में आया तो समाज सेवा बहुत व्यवस्थित तरीके से कर पाऊंगा? ये पहले तो मैं आपको क्लियर करूं, 44 वर्ष कोई छोटे पीरियड में। जी बिल्कुल। राजनीति में आने से पहले मैं समाज सेवा में आया और मैं समाज सेवा में और अध्यात्म में आज तक जुड़ा हुआ। राजनीति जो हुई वो लोगों के कहने से, आप ये मान के चलो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज का जब प्रेसिडेंट था 6 उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े थे। कास्ट का इलेक्शन था, मेरी कास्ट का सिंगल वोट मेरा था। 85% अकेले को वोट मिले थे, 15% में 6 कैंडिडेट थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि लोगों ने मुझे यहां पर छात्र जीवन से ही इतना प्यार दिया और जिन्होंने कास्ट से ऊपर उठकर मुझे वोट देते हैं और कास्ट से ऊपर उठकर मेरे कार्यक्रम में, जहां तक राजनीति में आने का प्रश्न नहीं, राजनीति तो मेरे में रम चुकी है। राजनीति के साथ साथ जो सेवा भाव था, क्योंकि मेरे बारे में सबको पता है कि मैं स्पष्टवादी था हूं। राजनीति के अंदर लोग आमतौर से झूठ बोलने का प्रक्रिया पे आते हैं, उनका काम भी नहीं चलता। कई बार मुझे भी मेरे साथी कहते नहीं आपको ये कहना चाहिए, जो काम होने का हम उसकी हाँ भरते हैं, जो नहीं होने का हम स्पष्ट इंकार कर देते हैं। लोगों को एक बात का पता है कि प्रधान जी ने हाँ भर ली तो हाँ और नहीं तो नहीं। दर्शकों, मैं आपको यहाँ विशेष रूप से एक बात बताना चाहूंगी कि विजयपाल जी जिस जाति से संबंध रखते हैं, वोट परसेंटेज बहुत कम है सफीदो विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन मैं एक बात आपको विशेष रूप से ये भी बताना चाहूंगी कि जब भी यहाँ पे कोई भी जनसभा का कार्यक्रम होता है, विजयपाल जी, पता लगना चाहिए लोगों को कि विजयपाल जी वहां आ रहे हैं, तो इतना जन सैलाब वहां पर उपस्थित होता है कि हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है कि ये कैसे संभव हुआ। हमारे साथ विजयपाल जी हैं, आइए हम उनसे ही जानते हैं। सर, इस जादू के बारे में आप कुछ जनता को बताइए कि ये कैसे संभव हो पाता है। लोग बुलाने के बाद भी नहीं आते हैं और आपकी जनसभाओं में, आपके किसी भी कार्यक्रम में लोग इतने जनसैलाब के साथ पहुंच जाते हैं। प्रभु की कृपा है। देखो, प्रभु ने हर व्यक्ति को अलग अलग बिरादरी में जन्म दे दिया, लेकिन मेरा एक मानना ये है कि मुझे 36 बिरादरी का यहाँ पर साथ मिलता है और मैं जो बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जितने यहाँ के लोगों के कार्यक्रम में लोग आते हैं, इतनी तैयारी की मीटिंग में हमारे लोग आते हैं। हमने लगातार पिछले 3 वर्षों में 8 बड़े बड़े कार्यक्रम किए, आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। और ये सिर्फ क्या है, मैंने पहले कहा ना मेरे पास जादू है ना जादू की छड़ी, उन लोगों का प्रेम और स्नेह है
जो हमारी टीम लगातार, हम पिछले 44 वर्ष से राजनीतिक जीवन में हैं, हमने लोगों का बहुत सेवा भाव से कार्य किया है और उन्होंने हमारी कार्य प्रणाली देखी है। हमें जब जब लोग देखते हैं उसी के अनुसार लोग निर्णय करते हैं। विजयपाल जी, आप संघ से जुड़े हैं। एक ऐसा प्रश्न है जो मैं तो जानना चाहती हूँ, हमारी जनता भी जानना चाहती है कि संघ की जो पृष्ठभूमि रहती है वो किस तरह से हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण डॉक्टर बाला साहब अम्बेडकर जी ने 1925 में किया था। 100 वर्ष पूरे होने को हैं। जब संघ की शाखा के अंदर व्यक्ति निर्माण सिखाया जाता है और व्यक्ति निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है। व्यक्ति हर दिन कुछ न कुछ सीखता है, कुछ न कुछ सीखते हैं और उस जब तक व्यक्ति का निर्माण पूरा हो जाएगा, आरएसएस अपना काम बंद कर देगी। इसलिए, क्योंकि आरएसएस की आवश्यकता इसलिए और ज्यादा होगी कि व्यक्ति का विकास के अंदर बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कितने ज्यादा क्षेत्रों में काम कर रहा है। आज बनवासी कल्याण आश्रम में देखिए, उन्होंने अपने स्वयंसेवकों को अलग अलग क्षेत्र में भेजकर काम कर रहे हैं ताकि जो वंचित समाज है उनको इसका लाभ मिल सके। उनका तो राजनीति से कोई मतलब नहीं। विजयपाल जी, हमने यहाँ की जनता से बातें भी की, कुछ जाना, यहाँ के जो दावेदार हैं उनके बारे में पूछा, तो आपकी जो दिनचर्या है वो सात्विक रही है। ज्ञानानंद जी महाराज से आप विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, तो उनके जो दिशा निर्देश है वो किस तरह से जीवन को प्रभावित करते हैं? देखिए, उनकी जो शिक्षाएं रही, देखिए सबसे बड़ी बात है, स्वामी जी ने पूरे विश्व के अंदर गीता का प्रचार प्रसार किया। आज भी विदेश में है वो, और उनके साथ मुझे भी 4-5 विदेश में जाने का अवसर मिला। जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में गीता स्थापित की तो वो एक बड़ा सुखद पल था। और गीता के अंदर एक बड़ा स्पष्ट लिखा है कि हर परिस्थिति में आप सम रहो। अगर आपको खुशी मिलती है तो भी सम रहो, अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो भी, अगर आपके ऊपर कोई काम बढ़िया बनता है तो वो हरि ठाकुर जी की कृपा है, और जो अगर नहीं बनता वो ठाकुर जी की इच्छा है, और होना वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं। हम सब प्रयासरत हैं। आज पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो रहे हैं, ये स्वामी ज्ञानानंद जी के प्रभाव और प्रताप है। और अभी घर घर के अंदर गीता पहुंचाने का कार्यक्रम हमारा चला हुआ है। विजयपाल जी, आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, क्या होगा ये सोचना नहीं है। अभी आप पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित है और काम भी कर रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में सक्रिय भी हैं, अपने क्षेत्र के अनुभव भी ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, और जनता भी निश्चित तौर पर ये जानना चाहती है कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, क्योंकि जनता का सहयोग आपके साथ है, जनता आपके साथ है, क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ना चाहेंगे? निर्दलीय तो ना हम सोच सकते, ना हम लड़ सकते, ना लड़ना चाहेंगे। अगर निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्य करते हैं। अभी तक सफेदों में कमल का फूल नहीं खिला। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं ये कमल का फूल खिलाऊं। ये जनता भी चाहती है और मैं भी चाहता हूं। और मैं आपको मजेदार बात बताऊं, सफेदों की जनता चाहती है कि विजयपाल ही पहला कमल का फूल सफेदों में खिलाए। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का धर्म बनता है कि उन सबके साथ मिलकर उसकी चुनाव में मदद करे। निर्णय देना पार्टी, टिकट देना पार्टी का निर्णय है। विजयपाल जी, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आपके कार्य को देखते हो, तो ऐसी कौन कौन सी विकास योजनाएं हैं जो सत्ता में आते ही आप सबसे पहले लाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले, जब मैं आपको एक लाइन इससे पहले जोड़ता हूं, विधायक बनने से पहले मैंने विधायक से अधिक काम किए हुए जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री 7 मई 2017 को आए थे, मनोहर लाल जी। हमने सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया का 300 साल मनाया था। उन्होंने 200 करोड़ रुपए की घोषणाएं की थी। और इतना कार्य, चाहे बिजली घर का कार्य हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे नहर के पुल की बात हो, काम सब है। असली काम क्या है? मेरा अपना मानना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सबसे पहले जो सबसे अंत वाला व्यक्ति है, जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है, उस तक कैसे पहुंचे, उसको हम स्पीड अप कैसे कर पाए, हम अफसरों को किस प्रकार से प्रेरित करें कि उन जनता का वो काम करें और जनता को हम रास्ता दिखाएं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है पन्ना प्रमुख का, उसके नाते हम हर सरकार की योजना को डालते हैं। लेकिन मेरा मानना है उसके अंदर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है।
फिर भी लोगों को नहीं पता होता। हम सबसे पहले जिस अंत वाले व्यक्ति को जो आवश्यकता है उसको हम पूरा कराएंगे, और उसके बाद कुछ कॉमन बातें हैं, वो गली है, नाली है, ये होती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अवेयरनेस जो होती है, जागरूकता। हम जागरूकता के कैंप लगाकर लोगों को, हमने पहले भी बताया और आगे भी ये काम करेंगे कि सरकारी योजना का लाभ उठाएं ताकि उनका जीवन का उत्थान हो सके। केजरीवाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो सरकार लागू करती है, लेकिन जनता को पता ही नहीं है कि वो हमारे लिए योजनाएं क्या क्या है। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे भाजपा से टिकट के दावेदार सफीदो विधानसभा क्षेत्र से विजयपाल सिंह एडवोकेट जी को। जल्दी ही हम आपसे फिर मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। आप बने रहिए हमारे टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं इंदु बंसल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। सत्ता के दावेदार कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास है, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबके टिकट के दावेदार हैं, उन सबसे आपको परिचित करवाएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है, सभी टिकट के दावेदार जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हैं। हमारे साथ हैं, उनमें से कुछ ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिनसे हम आपको परिचित करवाना चाहते हैं। हमारे साथ हैं सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के दावेदार कमल दीवान जी। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं। दीवान जी नमस्कार। नमस्कार जी। दीवान जी, आज की जनता बहुत जागरूक है, राजनीतिक दल भी उतने ही सजग हैं। आप सबसे पहले अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ सामान्य बातें। सबसे पहले इंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल साधना टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मेरे पिताजी जो है बड़े गरीब परिवार से थे, बहुत नीचे से उठ के उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया जिंदगी में, और सोनीपत की जनता ने हमारे पिताजी को 2 बार विधायक बनाया, बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। तो आज उन्हीं की विरासत है जो हम आगे लेके जा रहे हैं। और ज्यादा तो कुछ नहीं, बट जो भी कुछ हम हैं सिर्फ अपने पिताजी की वजह से हैं। उन्होंने हमेशा सेवा भाव रखा है, सोनीपत की खूब सेवा करी है। तो मैं भी यही चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं भी सोनीपत की सेवा करता रहूं। दीवान जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज से ठीक 10 वर्ष पहले मैंने आपके पिताजी के साथ साक्षात्कार लिया था। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि आपकी नजरों में राजनीति क्या है, और आज की राजनीति में किन कमियों को आप देखते हैं, किन संभावनाओं को आप देखते हैं। उनका उत्तर मुझे याद है कि उन्होंने क्या कहा था उस समय। आज वही प्रश्न मैं उनके बेटे कमल दीवान से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज आप सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो मैं आपसे वही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपकी नजरों में राजनीति क्या है, और आज की राजनीति में किन कमियों को और किन संभावनाओं को आप देखते हैं। देखो, मेरी नजरों में राजनीति देश की सेवा है, लोगों की सेवा है। जी। क्योंकि लोग आपको चुन के भेजते हैं कि आप अच्छे नेक कार्य करें, लोगों के लिए नौकरियां लगाएं, विकास करें। लेकिन आज की तारीख में जो है राजनीति बहुत अलग ही स्तर पे पहुंच गई है। मैं कोई ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहता जो कि किसी को ठेस पहुंचे, जी। लेकिन जो सच्चे मन से जो राजनीति करनी चाहिए लोगों को, वो है देश की सेवा करनी चाहिए, कि देश से ऊपर कुछ नहीं है हमारे लिए। दर्शकों, हम कमल दीवान जी से बात कर रहे हैं, जो देवराज दीवान जी के बेटे हैं। जब मैंने उनसे प्रश्न किया था तो मेरे सामने जो उत्तर आया, आज मैं चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं बताना चाहूंगी उनका उत्तर क्या रहा। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में मुझसे कहा था कि कमी राजनीति में नहीं है, कमी राजनीति को समझने वालों में है। तो आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया दीवान जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके पिता पूर्व विधायक रहे हैं, बहुत से आपने उतार चढ़ाव को देखा होगा राजनीति में, बहुत से संघर्ष देखे होंगे, बहुत से राजनीतिक अनुभव भी आपके रहे होंगे। कुछ ऐसे अनुभव जो आप सबके साथ साझा करना चाहेंगे। कि मेरे पिताजी 1996 में पहली बार विधायक चुने गए, उसके बाद 2000 में वो दोबारा से चुनाव जीते। और सबसे अच्छी और मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, और मेरे लिए
मेरा सिर नतमस्तक है सोनीपत शहर के लिए। उन्होंने 2 बार उनको आजाद जिताया, बिल्कुल रिकॉर्ड मतों से। हाँ जी, रिकॉर्ड मतों से जीता। पहली बार वो जब 38,000 मतों से जीते, जिसमें से 38 जो है कैंडिडेट थे, 37 की जमानत जब्त थी और 38वें मेरे पिताजी थे। उसके बाद फिर 2014 में उन्हें कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली और ठीक है, कुछ किसी कारणों की वजह से हम चुनाव हार गए। और उससे पहले लेकिन मेरे पिताजी लगे रहे हमेशा। उन्होंने तन मन धन से सोनीपत की 2020 18 अक्टूबर उनका जो है उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन तब तक वो पूरा समय जो है लोगों की सेवा करने में लगे रहे, तन मन धन से। और मेरे हिसाब से मेरे पिताजी हैं तो उस एंगल से नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने हमेशा जो है दिल से और तन मन धन से जो है सोनीपत की सेवा करी है। दीवान जी, लोकसभा चुनाव अभी गए हैं, उसमें कांग्रेस को बढ़त मिली है और उसी को देखते हुए भाजपा भी बहुत सजग है। अगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में जो टिकटों का आवंटन रहा और उसमें कास्ट इंजीनियरिंग को देखते हुए अभी टिकटों का आवंटन करती है, तो आप अपनी टिकट की दावेदारी को सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कितना मजबूत रूप में देखते हैं? देखिए, सोनीपत में तकरीबन 2,16,000 वोटर हैं जी, जिसमें 70,000 के करीब सबसे ज्यादा जो मत है वो पंजाबियों के हैं जी। क्योंकि मैं एक पंजाबी परिवार से हूँ। तो मुझे लगता है और मैं आशा करता हूँ कि ये दावेदारी जो है मैं फिट बैठता हूँ। लेकिन हमारे जो है मौजूदा विधायक श्री सुरेंद्र पवार जी वो ऑलरेडी हैं, सिटिंग कैंडिडेट हैं। बाकी पार्टी हाईकमान को डिसाइड करना है कि किसको टिकट देनी है। जिसको भी टिकट देंगे, हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं और तन मन धन से उनका, या मेरे को मिलेगी उनको मिलेगी, जिसको भी मिलेगी मैं तन मन धन से उनका साथ दूंगा। दीवान जी, आपके पिताजी आपके सामने आदर्श हैं, जिन्होंने ना सिर्फ कहा बल्कि करके भी दिखाया सोनीपत क्षेत्र के लिए। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आप सत्ता में आते हैं, जनता भी ये जानना चाहती है कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप सबसे पहले दूर करना चाहोगे? कौन सी ऐसी विकास योजनाएं हैं कि हाँ, अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो अपने क्षेत्र के लिए इतना मैं जरूर करना चाहूंगा? इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये तो पार्टी हाईकमान को डिसाइड करना है किसको टिकट देनी है। और अगर मैं चुना जाता हूं और मैं बनता हूं तो सबसे पहले जो तकलीफ है ये हमारे लोगों की, हमारे बुजुर्गों की शहर के, वो नगर निगम में है। नगर निगम बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो रखा है, लोगों के काम नहीं हो रहे। 80-80 साल के बुजुर्ग हमारे जाके वहां पे बैठे रहते हैं, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, इतने सारे जो तकलीफ है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि इस चीज को ठीक किया जाए, नगर निगम को। दर्शकों, इतना तो निश्चित रूप से है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए गलत दावेदार का चुनाव पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज की अगर जनता जागरूक है तो राजनीतिक दल को भी सजग रहना होगा। दीवान जी, आप ये बताइए कि अगर, क्योंकि आपके पिता के सामने आपका बहुत सशक्त उदाहरण है, मजबूत रूप में है कि उन्होंने किस तरह से अपने व्यवहार के आधार पर रिकॉर्ड मतों से यहाँ सोनीपत क्षेत्र से जीत हासिल की थी। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहेंगे? नहीं जी, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहूंगा और हमेशा कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी जी, मैं उसके जो भी विधायक बनेंगे या मैं उनके लिए काम करूंगा। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कमल दीवान जी को। बहुत साफ शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी कि अगर पार्टी उनको टिकट नहीं भी देती है, इतनी दृढ़ रूप से बात रखी, तो भी मैं कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है दीवान जी। बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दर्शकों, सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के दावेदार कमल दीवान जी को। जल्दी ही हम आपसे फिर मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। तब तक आप देखते रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, मैं इंदु बंसल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। दर्शकों, सत्ता के दावेदार कार्यक्रम के माध्यम से हमारे प्रयास है जितने भी राजनीतिक दल हैं और जो टिकट के दावेदार हैं उनसे हम आपको परिचित करवा पाएं। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है, वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उत्साहित होकर पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हमारे साथ हैं जींद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के दावेदार बलजीत रेडू। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। रेडू जी नमस्कार। नमस्कार जी। रेडू जी, सबसे पहले आप अपनी राजनीतिक के बारे में बताइए कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई, क्या प्रेरणा रही कि आपने राजनीति में आने का निर्णय लिया, इस बारे में कुछ सामान्य चर्चा। सामान्य तो ये है जी, हमने बेसिकली मैं किसान घर में पैदा हुआ जी। और अपना एक छोटे से बिजनेस करके बिजनेस किया जी बिल्कुल। बिजनेस करने के बाद फिर सामाजिक जीवन में आया, समाज की लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं जो चैरिटी जिसको हम कहते हुए लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो काम अगर हम एक लेवल है, हर आदमी की एक लिमिटेशन है काम करने की, जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम वो काम राजनीतिक तौर पर करते हैं तो लोगों का बड़े तरीके से बड़ा भला कर सकते हैं। तो इसलिए सोचा कि सामाजिक लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए कि समाज का जो भला कर सके। नीरू जी, आप यहाँ जींद विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं भी रही होंगी, क्योंकि मौलिक आवश्यकताएं होती हैं किसी भी मनुष्य के लिए कि हाँ हमें इन समस्याओं को दूर करना है। तो ऐसी कौन सी समस्याएं रही जिनको आपने देखा, न सिर्फ देखा, अनुभव भी किया कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो इन समस्याओं को जरूर दूर करूंगा। ऐसी विकास योजनाएं हैं जिनको मैं यहाँ पे लागू करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले कहता है कि आदमी की मूलभूत जो सुविधाएं जिसको बोलते हैं, आपका पीने के लिए पानी इलाके को अच्छा चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, जो कि यहाँ का ड्रिंकिंग वाटर अच्छा नहीं है, सब लोगों को पानी मिलना चाहिए, अच्छे रास्ते होने चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, सीवर प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात क्या है जी, एम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा, और खासकर मेरा जिला जींद की मैं बात करूंगा, यहाँ कोई लंबे चौड़े उद्योग नहीं है, और यहाँ का जो प्रतिभावान बच्चे हैं या तो पलायन करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं या विदेश में जाना शुरू हो गए। कई बार तो क्या इकलौती संतान है और वो विदेश में चला गया, आज तो हमें अच्छा लगता है वहाँ, लेकिन कुछ दिन के बाद उस बुजुर्गों को संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो अगर यहाँ उद्योग धंधे हों, इंडस्ट्री यहाँ हो, तो क्यों नहीं होंगे, यहाँ भी रहेंगे लोग, काम करेंगे। अगर काम घर पे मिलता है लोगों को, बाहर क्यों जाएंगे। नीरू जी, आज जो है प्रत्येक राजनीतिक दल सजग है, बहुत सोच समझकर टिकटों का आवंटन करेगा, साथ ही साथ मतदाता भी जागरूक है, बहुत सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करेगा। तो आप अपनी टिकट की दावेदारी को कितने मजबूत रूप में देख पाते हैं? मैं ये मानकर चलता हूँ जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी है या किसी ने भी राजनीति में आना है जी, तो उस राजनीतिक आदमी के लिए टेस्ट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग समाज सेवा। जी, जब आपको परखने का, जांचने का, जनता को जो वोटर है उसको भी पता लगे कि मेरा जो नुमाइंदा जो सामने आने वाला है कि वो किस सोच का है। जैसे इंटरनेशनल में बात करूंगा, अमेरिका की बात करता हूं, जब भी कोई भी वहां का प्रेसिडेंट बनता है तो वहां डिबेट होती है, सिस्टम बनता है, लोग पसंद करते हैं तो वो कैंडिडेट आते हैं। मैं कहता हूँ अपने देश में भी ऐसा होना चाहिए। रेणु जी, आज निश्चित रूप से जीत उसकी है जिसके साथ जनता है, जिन्होंने जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम किया है। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ना चाहेंगे? कोई ऐसा मेरा कोई अपना इशू नहीं है जी। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे नेता जो हैं इस पार्टी में, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, उनके मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और मेरे आदरणीय हैं। जी जी। मैं कभी छोड़ नहीं सकता जिसको, अगर वो, मैं एक ही अपनी पार्टी को कहता हूँ, अगर जो भी नहीं करे, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी भी कहते हैं, भाई घोड़े दो तरह के हैं, एक शादी में डांस करने वाला है, एक मैदानी जंग में जाने वाला है, तो वो हम भी यही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें, आप अपना जो सर्वे करा लीजिए, अगर आपका घोड़ा मैदानी जंग में है, हम लोग हैं तो दीजिए, नहीं तो हमारे से आगे है तो उसको दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी हमारे आदरणीय विधायक जी यहाँ हैं और देख रहे हैं, अगर उनको बहुत बहुत मौका मिला था, उस परिवार को 4 बार हमारे जींद के लोगों ने जिताया, अगर वो करना चाहते तो बहुत कुछ कर पाते। मेरा जींद में अब ये गड्ढे नहीं होते रोडों पे। जब एक कोई आपका नुमाइंदा बनता है, उसका विजन होना चाहिए। सबसे पहले सपोज दैट कोई गली भी मुझे बनानी है, रास्ता आपको बनाना है, सबसे पहले आप वहां सीवर लगवाओगे, जो बस्ती है, पानी की नाली लगाओगे, तब आप जाके वहां कंक्रीट लगाओगे। हमारे यहाँ उल्टा है, पहले आप कंक्रीट की गली बनवाते हो,
फिर दोबारा कहते हो ये तो नाला भूल के बनाना, फिर वो नाला बनाते हैं, उसके बाद पानी की नाली भूल जाते हैं, वो नाली 3 बार उस रोड को तोड़ते फिर बनाते हैं। उससे हमारा नेशनल का पैसा खराब हो रहा है और वो गलियां कम से 6 महीने मतलब खुद ही पड़ी रहती है। मैं समझता हूँ एक नुमाइंदे की विजन की कहीं कमी है, उनकी सोच का बहुत बड़ा फर्क है और आज तक वो कोई रोग यहाँ नहीं ले पाई। भाई आप यहाँ आए इतने इंडस्ट्री में ले आगे आते, पढ़ाई का काम करते, तो बहुत कार्य थे यहाँ जो कुछ करते, यहाँ के लोग बल्कि पलायन और हो गया, कोई है नहीं, बचा हुआ नहीं, तो कैसे मैं कहूँ कि विजन ही वो है। तो विजन होना बहुत बड़ी बात है। आज मैं अपनी बताता हूँ आपको, मुझे 1991 में जब मैंने अपना काम शुरू किया था, मैं भी एक रोड पे घूमने वाला था, मैं क्या करूं, मैंने भी अपने सेल्फ जो कहते हैं, मैंने अपने छोटे से करके अपने विजन से करके आज मेरे पास हजारों लोग डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं, हजारों लोग आज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करो इस शहर की डेवलपमेंट पे 35 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जो हमारे उस बिजनेस से, छोटे से बिजनेस से, चाहे कि यहाँ जींद खोखे वाला हो और या बड़े से बड़े डीलर हो, हमारे हजारों लोगों के साथ हर रोज लेना देना चलता है। और एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों से हमारी वजह से वापस आ रहे हैं लोगों जीवन में। चाहे किसी रेडी वाले को 100 रुपये आपते हो लेकिन आ रहा है, कहीं हम लोग अपने ब्रेड दे रहे हैं, कहीं हम दूध बेचने के लिए लोग हमारा काम कर रहे हैं, या दूसरे काम कर रहे हैं। तो बात है कि जॉब क्रिएशन, तो ये नहीं जो 2 लाख की एक जॉब आपने क्रिएट है, जो नीचे वाले लोग हैं बेचारे जो दूसरे काम कर रहे हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं। दर्शकों, बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। निश्चित तौर पर जब हम स्वस्थ रहेंगे तो बहुत अच्छा सोच भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। रेणु जी, कुछ आप बताइए कि अगर आप सत्ता में आते हैं, या आपका क्या विजन है कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सही कह रहे हो जी। अब जैसे हमारा एक मेडिकल कॉलेज की जो ये बन रहा है उसका टाइम डेट पूरी हो चुकी है जी। डेट, लेकिन मैं कहता हूँ फैकल्टी लाने के लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, अभी यहाँ जो अच्छे डॉक्टर कब आएंगे, ढांचा खड़ा कर दिया, ढांचा हो गया, चलो मैं कहता हूँ लेट है लेकिन हमारी सरकार आएगी, चालू भी वही करेगी, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है, जो फैकल्टी आएगी उसको अच्छी हाउसिंग चाहिए, उसको उसके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल होगा, तब वो लोग यहाँ टिक पाएंगे। अदरवाइज तो सारा आदमी ट्रांसफर के चक्कर में जरूर जाएगा। एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, जैसे मेरी विधानसभा में 36 विलेजेज है जी, हम लोगों ने कई सालों से अपने उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट बसें चलाई हुई है पूरे इलाके के अंदर, बेटियों को लेके आते हैं या कॉलेज में वापिस छोड़ के आते हैं, और हजारों बेटियां जो आज क्या है ना, सब बेटों की बात करते हैं, तो बेटियों की बात करते हैं, हजारों बेटियां हमारी आती हैं पढ़ने कॉलेज में और वो वापिस आती है, और उन्हीं बेटियों में से कोई इनको बहुत आगे भी निकलेगी और शिक्षित होगी तो कम से कम दूसरा परिवार भी पड़ेगा। फिर दूसरा, पानी की जो मैंने आपको समस्या बताई, कम से कम 50,000 लीटर पानी हर रोज इन बस्तियों में जहां गरीब लोग रहते हैं शहर में हम कटी दे रहे, लेकिन ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। जींद का बस अड्डा तैयार किया, बस अड्डा तो तैयार कर दिया आपने, पानी वहां दिया नहीं आपने। एक बोतल जो 20 रुपए की बोतल 100 रुपए बिकनी शुरू होगी। पिछले 3.5 साल से हम लोग 20,000 लीटर पानी उस बस अड्डे में रोज दे के आते, हमारे कैंटर जाते हैं हर रोज। तो ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ का जो नुमाइंदा है या यहाँ की सरकार है, फिर क्या डेवलपमेंट की बात करेंगे, बड़ी बड़ी बात करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, हमारे बुजुर्गों को जैसे बात करते हैं, हर बुजुर्ग हमारे इस इलाके के अंदर एक ये पोजिशन है कि भाई गंगा स्नान बहुत बड़ी चीज है। कुछ भी अच्छा शुभ कार्य करके अपने बच्चों की शादी करके तैयार गंगा नहाए गए, हमारा एक वर्ड है। हम लोगों ने क्या है कि अभी भी दिया था कम से कम 11,000 बुजुर्गों को, खासकर हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को, इस इलाके शहर के इलाके से, गांव से 11,000 को तो हमने अभी भी गंगा स्नान को कंटिन्यू, आज भी 3 बसें गई मेरी, कल भी 3 जाएंगी, कंटिन्यू जो जारी। अब छुट्टियां थी तो वो गंगा स्नान के पिछले साल भी हम लोगों ने किया। तो इस विधानसभा में हमारे 20-25 हजार लोगों को हमने गंगा स्नान बुजुर्गों को करा दिया। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे जिन विधानसभा क्षेत्र से बलजीत रेणु जी को कितने सुंदर और सशक्त शब्दों में उन्होंने अपनी बात को रखी। ना उन्होंने यहाँ की समस्याओं को देखा, बल्कि वो ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं और राजनीतिक दल हम पर ये विश्वास करते हैं तो हम निश्चित रूप से उन सभी समस्याओं को दूर कर रहे थे। अभी आप सुन रहे थे जिन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार बलजीत रेणु जी को। जल्दी ही हम आपसे फिर मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। तब तक आप देखते रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। जय हिंद, जय भारत।